रामवर गांव का निवासी कूर्म सब्जियां बेचकर अपना परिवार चलाता था। शाम तक सब्जियां बेचने के बाद अगर सब्जियां बच जाती तो उन्हें कम दामों पर बेच देता या फिर अपनी गाय को खिला देता। यही उसका रोज का काम था, इसीलिए लोग कहते थे कि वो हमेशा ताज़ा सब्जियां ही बेचता है। एक दिन उसकी तबीयत जरा बिगड़ गई तो कूर्म अपनी बेटी पूर्णिमा को अपने साथ लेता गया। दोपहर तक 2-3 गांव में सब्जियों को बेचने के बाद वो घर लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके गांव का एक आदमी पारद कुछ ढूंढ रहा था। तो कूर्म ने पारद से पूछा, क्या बात है पारद, क्या ढूंढ रहे हो? क्या खरगोश दिखाई पड़ा क्या? खरगोश नहीं, एक ठोस कछुआ दिखाई दिया। अभी अभी वह नाले से बाहर आया और झाड़ी में छिप गया। ये कहते हुए वो फिर से कछुए को ढूंढने लगा। कछुए का नाम सुनते ही कूर्म ने बड़े ही भक्तिपूर्ण प्रणाम करते हुए कहा, पारद, उस पर लाठी मत चलाना। कूर्मनाथ स्वामी हमारे कुल देवता हैं। तुम चाहे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, उसे मुझे दे देना। ये कहते हुए उसने कमर में से एक थैली निकाली जिसमें छुट्टे पैसे भरे पड़े थे। पैसे देखते ही पारद खुश हो गया और तभी बाहर आए कछुए को पकड़ के उसे सौंप दिया। पैसे लेकर पारद वहां से चला गया। जैसे ही पूर्णिमा ने प्यार से उस पर उंगलियां चलाई, वह सिर को बाहर ले आया और इधर उधर नजर फैलाने लगा। डरो मत, तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा और मुलायम कपड़ा भी लगा दूंगा। कुछ ही दिनों में तुम्हारे घाव भर जाएंगे, तब तक तुम हमारे घर पर आराम करो। ये कहते हुए कूर्म ने कछुए को अपने हाथों में लिया और एक खाली टोकरी में उसे डाल दिया। कुछ दिनों बाद ही कछुए के घाव भर गए। अब वह एकदम स्वस्थ दिखने लगा। उसने कछुए को गंगा नदी में छोड़ दिया। इसके तीसरे दिन एक विचित्र घटना घटी। कूर्म के घर पर गांव के सरपंच आए और उन्होंने कूर्म से उसके पूर्वजों के बारे में विवरण मांगा। तब कूर्म ने कहा, मेरे पिता के 3 भाई थे, एक दीदी थी। उनके पिता के यानी मेरे दादा के कोई भाई नहीं था, पर उनकी एक छोटी बहन थी। राजा के महल में उनके दादा एक प्रख्यात मल्ल योद्धा यानी पहलवान थे। कहा यह भी जाता था कि उनके समान कोई भी पहलवान पूरे राज्य में नहीं था। सुना है कि राजा ने उन्हें कई पुरस्कार भी दिए थे। इस तरह से अपने पूर्वजों के बारे में कूर्म बताए जा रहा था, जैसा कि उसके पिता और दादा ने उसे बताया होगा। सरपंच ने कहा, कूर्म, तुमने जो अभी बताया है उसे सच साबित करने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ सरकार, है। ये कहते हुए कूर्म घर के अंदर चला गया और वहाँ से एक ताम्रपत्र लेकर आया जिसमें उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी लिखी थी। सरपंच ने वो ताम्रपत्र अपने हाथ में लिया और अपने पास रखे एक कागज से उसको मिलाने लगा। सारे विवरणों को ध्यान से पढ़ने के बाद सरपंच ने कहा, कूर्म, जिस आदमी को मैं ढूंढता हुआ आया हूँ वो तुम ही हो। तुम बड़े ही भाग्यवान हो। तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें बहुत बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। यह संपत्ति सौंपने के लिए ही राजा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम मेरे साथ फौरन शहर चलो। और इस तरह से कूर्म देखते ही देखते धनवान बन गया। अब शहर में उसका एक महल नुमा घर भी था। वह धनवानों में से एक गिना जाने लगा। रामवर गांव में उसके भाग्य को लेकर चर्चाएं होने लगी। 1 साल गुजर गया। एक दिन सुबह सुबह कूर्म के घर के सामने बहुत ही भीड़ जमा थी। जोर जोर से लोग बातें कर रहे थे। इस गड़बड़ी के पीछे थे रामवर गांव का पारद और उसका बेटा नारद। पारद वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, आदमी को चाहिए वह अपना वचन निभाए। थोड़े से पैसे के आ गए, अपने वचन से मुकर गए। तुम इतने बड़े संपन्न बने, पर जानते हो इसका कारण क्या है? मेरे दिए हुए कछुए के कारण ही आज तुम इतने संपन्न हुए हो। तुमने भुला दिया और मुझे धोखा देने पर तुल गए। इस तरह से पारद जोर जोर से चिल्ला रहा था। कूर्म ने धीमे और शांत स्वर में पूछा, कहो पारद, मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? तुम तो ऐसे बोल रहे हो मानो कुछ भी नहीं जानते हो। बहुत अच्छा नाटक कर रहे हो। तुमने वादा किया था ना कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे नारद से करवाओगे। भूल गए या भूलने का नाटक कर रहे हो? अब इनकार क्यों कर रहे हो? तुम भी तो जानते हो कि वे दोनों एक दूसरे को कितना चाहते भी हैं। पारद ऊंचे स्वर में बताने लगा जिससे सब लोग सुने। देखो पारद, जब से हम शहर आए हैं तब से कितनी बार ही तुम मेरे यहाँ आए हो और अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाने का प्रस्ताव रखते हो, पर मैंने तुम्हें कई बार साफ साफ इनकार भी कर दिया है।
इसीलिए तुम ये गड़बड़ी कर रहे हो। ये सब बातें कूर्म ने बड़े ही क्रोध भरे स्वर में कही। तब पारद ने कहा, मैं जानता था तुम यही कहोगे, इसीलिए अपने गांव के लोगों को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। पारद ने उन लोगों को दिखाते हुए कहा। सब ने एक साथ जोर से कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी की शादी पारद के बेटे से जरूर होनी चाहिए। उनकी इन चिल्लाहटों और झूठी बातों को सुनकर बाप बेटी बिल्कुल हैरान हो गए। इसे एक अच्छा मौका मानकर पारद ने व्यंग कसते हुए कहा, क्यों पूर्णिमा, अपने पिता की तरह क्या तुम भी हमें भूल गई? पूर्णिमा सिर झुकाकर चुपचाप अंदर चली गई। इतने में वहाँ कई लोग जमा हो गए। पारद चिल्लाए जा रहा था, धमकियाँ दे रहा था और कूर्म को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर सरपंच जी आ गए। पारद का चिल्लाना रुक गया। सरपंच ने पारद से विषय की पूरी जानकारी ली और उसकी बातें सुनी। फिर कहा, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे बेटे की शादी कूर्म की बेटी पूर्णिमा से पहले ही पक्की हो गई है और अब ये शादी कराने से इनकार कर रहा है क्योंकि अब यह बड़ा धनवान बन गया है। तुम्हारा कहना है कि कूर्म अपने वचन से मुकर गया। अगर ये बात सच्ची है तो निसंदेह कूर्म दोषी है। हजूर, आप तो न्याय पारंगत हैं, धर्म प्रभु हैं, इसीलिए बात तुरंत समझ गए। आपको ही मेरे साथ न्याय करना होगा। ठीक उसी समय शहर का एक प्रमुख वस्त्र व्यापारी नहार वहां पर आ गया। उसने बहुत ही गरजते हुए स्वर में कूर्म से पूछा, मैंने जो सुना है क्या वो सच है? वहां पर जो भी घटित हो रहा था वो कूर्म की समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बेचारा चुप ही होकर रह गया। सरपंच ने व्यापारी से पूछा, आपकी बात मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आई, कृपया साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। व्यापारी ने कहा कि पूर्णिमा और मेरे बेटे की शादी इसी नगर में 6 महीने पहले हो चुकी है। हमारे खानदान के रिवाज के अनुसार हम शादी के 6 महीने बाद ही अपनी बहू का गोना कराते हैं। मतलब शादी के 6 महीने तक बहू अपने मायके में ही रहती है। अभी कुछ ही दिनों में हम अपनी बहू को ले जाएंगे। सरपंच बोले, अगर आपकी बेटी की शादी सचमुच हो चुकी है तो फिर पारद के आरोपों का कोई मोल नहीं रहा। जो लड़की पहले से ही ब्याहता है उस पर फिर से शादी का दबाव नहीं डाला जा सकता। सरपंच ने ये बात बड़े ही गंभीर स्वर में कही। ये सुनकर पारद और उसका बेटा मायूस हो गए। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया और पारद की तरफ देखकर कहने लगा, अरे पारद, तुम कितने झूठे और पापी निकले। पूरे गांव में हर किसी से तुमने कर्ज ले रखा है और अब गांव से भागकर यहाँ नगर में आ गए हो, बदमाश कहीं के। पारद समझ गया कि उसकी धोखाधड़ी का राज खुल गया है। किसी भी क्षण उस पर हमला हो सकता है। वो वहां से भागने की कोशिश में लग गया, परंतु कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और पकड़े रखा। उसके साथ जो गांव के लोग आए थे वो भी एक एक करके खिसकने लगे। सरपंच ने कहा, ऐसे दुष्ट लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। अगर इन्हें छोड़ दिया तो ये भोले भाले लोगों को हानि पहुंचाएंगे। इन्हें पकड़कर कोतवाली के कारागार में डाल दिया जाए। इसके बाद सब लोग वहां से चले गए तो कूर्म और वो व्यापारी ही वहां पर बचे थे। असल बात ये थी कि वो व्यापारी कूर्म का बहुत ही अच्छा मित्र था, परंतु कूर्म हैरान था कि उसने अपनी बेटी और व्यापारी के बेटे की शादी कब करवाई। उसने अपने मित्र से कहा, मुझे इस मुसीबत से बचाने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, परंतु मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे की शादी कब हुई? तब व्यापारी ने कहा, कूर्म, मैं जानता हूँ ये बात सच नहीं है, परंतु कई बार हालात को देखते हुए झूठे लोगों को सबक सिखाने के लिए भी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसके पीछे तुम्हारी बेटी पूर्णिमा की ही सूझबूझ और सोच है। दरअसल जब ये मामला चल रहा था तो तुम्हारी बेटी मेरे पास पहुंची और सहायता मांगने लगी। उसी के बुलाने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं जानता था कि पारद तुम्हें धोखा दे रहा है और मैंने अपने आदमियों के साथ मिलकर उसका सारा भांडा फोड़ दिया। और जहाँ तक बात इन दोनों बच्चों की शादी की है तो जो 6 महीने पहले नहीं हुआ उसे अब कर देते हैं। वैसे भी दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद तो करते ही हैं। पूर्णिमा जैसी समझदार और सुशील बहू पाकर मैं बहुत ही खुश रहूंगा। इसके बाद कुछ ही दिनों में पूर्णिमा की शादी व्यापारी के बेटे से हो गई और वो एक सुखी गृहस्थ जीवन बिताने लगे।
प्रीतमगढ़ के सेठ गोपीचंद अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। उनकी होशियारी के सामने कोई नहीं टिक पाता था। बड़े ही सुख चैन से वो अपना जीवन बसर कर रहे थे, मगर उनका बेटा चंदू बड़ा हुआ तो उनकी चिंता का कारण बन गया। चंदू एक बहुत ही भोला भाला लड़का था। सेठ जी को लगता था कि मेरा बेटा इतना सीधा साधा है, मेरे बाद इसका गुजारा कैसे चलेगा। एक दिन सेठ जी ने चंदू को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन भेड़ों को नगर में ले जाओ और इन्हें मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना है और वो भी 100 बोरी अनाज के साथ, वरना तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। सेठ ने सोचा शायद यही तरीका है जिससे वो अपने बेटे को बाहर की दुनिया की तरह तेज तर्रार बना सकता है। चंदू भेड़ों को लेकर निकल पड़ा और नगर में पहुंचकर एक चौराहे पर जा बैठा और सोचने लगा कि इस समस्या का क्या हल होगा। अभी चंदू बैठे बैठे सोच में मगन ही था कि तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। लड़की ने कहा, बाहर गांव से आए मुसाफिर लगते हो, लगता है कोई परेशानी है, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। इस अनजान नगर में अपनेपन के 2 मीठे बोल सुनकर सीधा साधा चंदू बहुत खुश हो गया और उसने लड़की को सारी बात बता दी। उस लड़की का नाम रूपसा था। वो इसी नगर की रहने वाली थी। रूपसा ने चंदू की सारी बात सुनकर कहा, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। तुम इन भेड़ों के बाल उतार कर ऊन बनाने वालों को बेच दो और जो पैसा मिलेगा उससे जौ के बोरे खरीद लो। चंदू ने ऐसा ही किया और वापस अपने पिता के पास भेड़ों और 100 बोरी जौ के साथ पहुंच गया। घर पहुंचकर चंदू ने सोचा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, लेकिन जब पिता को मालूम पड़ा कि एक लड़की ने उसकी मदद की है तो वे नाराज हो गए। दूसरे दिन सेठ जी ने एक बार फिर चंदू को बुलाया और कहा, पिछली बार तुमने भेड़ों के बाल बेच दिए थे, वो बात मुझे पसंद नहीं आई। इस बार फिर से भेड़ों को नगर में लेकर जाओ और 100 बोरी अनाज के साथ ही आना। चंदू निराश होकर एक बार फिर से नगर की तरफ चल पड़ा। इस बार भी उसके पास 100 भेड़ें थीं। चंदू फिर से उसी चौराहे पर जा बैठा। तभी रूपसा एक बार फिर से उससे मिलने आई। चंदू ने रूपसा को अपने पिता की बात बताई और कहा, लगता है इस बार मैं 100 बोरी जौ की नहीं ले जा पाऊंगा। तभी रूपसा ने कहा, एक तरीका है, तुम इन भेड़ों के सींग काट कर इन्हें बाजार में बेच दो और उस धन से जौ की बोरियां खरीद लेना। चंदू ने ऐसा ही किया और 100 बोरी जौ की और भेड़ों को लेकर एक बार फिर से पिता के पास पहुंच गया। भेड़ों को पिता के हवाले करके चंदू बहुत ही खुश था। उसने एक बार फिर से अपने पिता को अपनी सारी आपबीती बताई। सेठ जी ने सोचा, जो लड़की मेरे बेटे की इतनी मदद कर रही है, जरूर वो स्वभाव से ही बहुत अच्छी होगी और बुद्धिमान तो वो है ही। सेठ जी ने चंदू से कहा कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दो। चंदू ने यह संदेश रूपसा तक पहुंचा दिया। रूपसा ने कहा, रस्सी तो मैं बना दूंगी, लेकिन वो रस्सी तुम्हारे पिता को गले में पहननी होगी। चंदू ने यह बात अपने पिता को बताई। सेठ जी ने इस शर्त को मान लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि राख की रस्सी बनाना असंभव काम है। अगले दिन रूपसा ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर रखकर जला दिया। रस्सी तो जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। फिर सेठ जी को बुलाया गया कि वो इस राख की रस्सी को अपने गले में पहन लें। सेठ जी ने जब वो रस्सी देखी तो उसे पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल था, क्योंकि हाथ लगाते ही राख की रस्सी टूट जाती। रूपसा की इस समझदारी के आगे सेठ जी की होशियारी धरी की धरी रह गई। सेठ जी ने बिना वक्त गवाए रूपसा के आगे उसके बेटे की शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। भला रूपसा जैसी समझदार बहू उन्हें कहाँ मिलती। फिर दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई।